हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखिए बच्चे, सबसे पहले जो न्यूज़ है ये है नेशनल न्यूज़। देश में अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवाचार यानी कि आरडीआई योजना कोष का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना। आरडीआई, आरडी का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में एक कोष जो है वो शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन उन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 के दौरान किया है। तो यहाँ पे सम्मेलन भी याद रखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरडीआई कोष, ठीक है, फंड की स्थापना की गई है। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका निजी क्षेत्र। ठीक है, निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी प्रकार का इनोवेशन हो रहा है, किसी प्रकार की रिसर्च अगर हो रही है, तो उस रिसर्च को जो है बढ़ावा देने के लिए, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है आपका पैसा चाहिए, ठीक है, उसे फंडिंग चाहिए। तो उस प्रकार की रिसर्च को जो कि सरकारी क्षेत्र से बाहर का है, यानी कि निजी क्षेत्र में जो रिसर्च हो रही है, उसको फंड करने के लिए, उसको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कोष आपका बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, नाम है इसका आरडीआई योजना कोष। अगली न्यूज बचे आपकी। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है नवा रायपुर, यानी कि कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नवा रायपुर में बचे आपका अटल नगर है, वहां पे जो है आपका इनोग्रेशन किया गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सारे स्टेट को आप लोग जानते हैं कि इनकी विशेषता क्या है? यहाँ की ट्राइब, यहाँ की जनजातियां। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, इसका इनोग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? नवा रायपुर में, अटल नगर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, थोड़ा संग्रहालय के बारे में हम जानते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नामक यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है जो कि जनजातीय वीरों को समर्पित है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन इस अवसर पर जो है इसे इनोग्रेट किया गया है। स्थान यानी कि कहां पे है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन, ठीक है बच्चे, जो आपका सन है ना, सन 2000 में हमारे राज्य में 3 स्टेट बने हैं। ठीक है, एक है आपका 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000, इस दिन जो है 2 राज्य बने, एक तो आपका छत्तीसगढ़ बना और दूसरा जो है आपका झारखंड बना। ठीक है, ये 2 स्टेट जो है आपके एक साथ बने हैं। और एक आता है आपका 8 दिन बाद, यानी कि 9 नवंबर। 9 नवंबर को आपका कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो सन 2000 में हमारे देश में 3 राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, 2 स्टेट एक साथ बने हैं, यानी कि 1 नवंबर 2000 को, और एक जो है आपका उत्तराखंड वो बना है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये सन जो है आपको याद रखना है। अगली न्यूज बचे डिफेंस से रिलेटेड है। भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आयोजित किया है। अब यहाँ पे हमें एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज का नाम है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। यह एक त्रिसेवा एकीकृत बहुडोमेन युद्ध अभ्यास है जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें बचे। एक तो यह है कि आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आयोजन तो इंडियन आर्मी ने किया है, लेकिन इसमें जो है आपकी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है, यानी कि इसमें नेवी भी है, एयरफोर्स भी इसमें आपका, और हमारी इंडियन आर्मी भी है। ठीक है, तो त्रिसेवा यानी कि तीनों ही सेनाओं ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य भविष्य में युद्धों के लिए समन्वय, तकनीकी क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। अधिकतर एक्सरसाइज इसीलिए की जाती है ताकि हम अपनी पावर का पोटेंशियल जान सके। ठीक है, कितना अच्छा जो है हमारे जो फोर्सेस है वो कितना अच्छा काम करती हैं, साथ में मिल करके, है ना, इंटीग्रेट होकर के जो है किस तरीके से काम करती है, तो इसलिए अधिकतर जो है एक्सरसाइज की जाती है। तो इस एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, पूर्वी प्रचंड प्रहार। अगली न्यूज बचे आपकी है एक अवार्ड। पहली बार RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया
और इस बार जो है मतलब पहली बार ये आपका दिया गया है। तो पहले आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। ये पुरस्कार भारत के महान और दिवंगत कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के परिवार के द्वारा उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया है। आमिर खान को पुरस्कार 23 नवंबर को पुणे में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इनका नाम याद रखना। आर.के. लक्ष्मण अभी नहीं रहे, ठीक है, दिवंगत है, पोस्ट्यूमसली इनकी फैमिली ने डिसाइड किया। ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है, ठीक है, बहुत ही फेमस जो है सटारिस्ट भी कह सकते हैं, व्यंग्यकार, ठीक है, या फिर कार्टूनिस्ट भी कह सकते हैं। अपने कार्टून के माध्यम से जो है वर्तमान की जो स्थिति है, चाहे वो समाज की स्थिति, चाहे वो राजनीतिक स्थिति है, उस पर व्यंग कसते थे, ठीक है, सटायर करते थे। तो बहुत ही फेमस जो है आपके कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, इनकी याद में पुरस्कार दिया जा रहा है, उत्कृष्ट सम्मान दिया जा रहा है, जो कि 2025 में पहली बार दिया जाएगा। और पहले ही पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है आमिर खान को। आमिर खान को तो आप लोग जानते हैं, है ना, तो आमिर खान को दिया गया। अच्छा, अगला जो अवार्ड है ये भारतीय सहकारी समितियों ने जीता है। ठीक है, अब भारत में 2 सहकारी कंपनियां हैं बच्चे, एक तो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ है, जिसे हम अमूल भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है आपका भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसे हम इफ्को कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही जो ये आपके सहकारी समितियां कह सकते हैं, सहकारी संगठन है, इन दोनों ने अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 वैश्विक रैंकिंग में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, अब बच्चे दुनिया भर में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सहकारी जितनी भी समितियां हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जिसे कहते हैं ICA। ठीक है, तो ICA के द्वारा एक रैंक जारी की गई। ठीक है, उस रैंक में ये कहा गया कि दुनिया भर में सबसे बेहतरीन जो सरकारी संगठन है, सहकारी संगठन है, वो आपका एक पहले नंबर पे अमूल है और दूसरे नंबर पे जो है आपका इफ्को है, और दोनों ही कहां से है, भारत से है। ठीक है, तो दोनों का बच्चे याद रखना, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ यानी कि अमूल। अगला है बच्चे, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब ये QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है, इसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जब आप दुनिया भर की रैंकिंग, मतलब सारी इंटरनेशनल रैंकिंग को अगर देखेंगे, तो वहां पे बच्चे जो यूनिवर्सिटी आपकी, वहां पे हमारी यूनिवर्सिटीज का रैंक क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमारे देश में कौन से नंबर पे है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग में देखेंगे, तो वहां पे बच्चे 123 नंबर पे 123rd प्लेस पे जो है IIT दिल्ली को रखा गया है। लेकिन भारत के यूनिवर्सिटीज में किसी भी यूनिवर्सिटीज का ये सबसे हाईएस्ट रैंक है। ठीक है, तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य कहेंगे तो IIT दिल्ली हमारा पहले नंबर पे है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में देखेंगे तो 123वें नंबर पे है। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो ये है बच्चे आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके बाद IIT बॉम्बे है 129वें नंबर पे, IIT मद्रास है 180वें नंबर पे, IIT खड़गपुर 215वें पे है, आपका IISc यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये 219वें नंबर पे है, और IIT कानपुर ये आपका 222वें नंबर पे है। तो टोटल मिलाकर के भारत के वैश्विक सूची में 54 संस्थान शामिल किए गए हैं। इसमें यह दुनिया भर के चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। ठीक है, 3 चीजें हमें याद रखनी है। एक तो QS रैंकिंग में हमारा वो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसको हाईएस्ट रैंक प्राप्त हुई है, वो आपका IIT दिल्ली है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कि IIT दिल्ली को इस इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसको 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन कि भारत इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज वाले देशों में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का चौथा स्थान है, क्योंकि भारत के टोटल यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल भारत की तरफ से यहाँ पे 54 यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है। ठीक है, तो इस नंबर के साथ में हमारा चौथा स्थान है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बचे, इससे आपको याद रखना है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगला जो है आपका स्टेट है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित उत्तान विरार सी लिंक को पालघर जिले के वधावन बंदरगाह तक विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, उत्तान विरार सी लिंक कौन से स्टेट में है, तो यह है आपका महाराष्ट्र में। यह डिसीजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर समिति की बैठक में लिया गया। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, मुंबई महानगर क्षेत्र में तटीय संपर्क को बढ़ावा। आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का अधिकतर पार्ट जो है आपका तटीय है, खास करके मुंबई को अगर हम देखें, मुंबई को बच्चे हमारी देश की इकोनॉमिकल
कैपिटल भी कहा जाता है ना। ये आपका वाणिज्य राजधानी कहिए, वित्तीय राजधानी कहिए, है ना। तो मुंबई जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है महाराष्ट्र के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। लेकिन मुंबई जो है आपका एक तटीय सिटी है, ठीक है। इसका जो है आपका एक हिस्सा वो जो अरब सागर है उससे लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तटीय सिटी है तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो रोड कनेक्टिविटी आपकी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है बच्चे यहाँ पे सी के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उसको जो है आपका डेवलप करने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो उत्तान विरार सी लिंक है इसे जोड़ा जाएगा वधावन पोर्ट तक, ठीक है। वधावन पोर्ट तक जो है इसे जोड़ा जाएगा। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वधावन पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और दूसरा जो आपका सी लिंक बनाया जा रहा है ये कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, इस परियोजना की टोटल लेंथ जो है आपकी 55 किलोमीटर है और इसमें 24 किलोमीटर लंबा मुख्य समुद्री पुल और उत्तान से 9 किलोमीटर, वसई से 2.5 किलोमीटर, विरार से 18 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़कें शामिल हैं। हालांकि इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो उत्तान विरार सी लिंक है, उत्तान विरार का मतलब है एक जगह है उत्तान, एक जगह है विरार, उन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए एक सी लिंक बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो उत्तान विरार सी लिंक है वो आपका फिर कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये होगा आपका वधावन पोर्ट पे, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार ने वजह से इस डिसीजन को मंजूरी दे दी है। अगली न्यूज आपकी इंटरनेशनल है, चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने कुछ किया है, क्या किया है, चाइना ने थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर TMSR, इसमें पहली बार थोरियम के यूरेनियम ईंधन में रूपांतरण का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है। अब देखिए बच्चे, थोरियम है एक आपका यूरेनियम है, आप जानते हैं इन दोनों को, जानते हैं बचपन से पढ़ रहे हैं हम इन्हें, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और नाभिकीय ऊर्जा में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट किया गया है, किसको किस में कन्वर्ट किया गया है, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिएगा, उल्टा सुल्टा करके आपको पूछा जा सकता है ना। तो ये बच्चे रूपांतरण जो हुआ है ना वो है आपका थोरियम के यूरेनियम ईंधन में, ठीक है। जो थोरियम है उससे यूरेनियम ईंधन बनाया जा रहा है, ठीक है। जो थोरियम है ना उससे यूरेनियम ईंधन बनाया जा रहा है और ये जो आपका रूपांतरण है ये पहली बार जो है चाइना ने सक्सेसफुली कर लिया है। तो थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर, इसे बच्चे आप थोड़ा सा याद रखना। थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर के बारे में और क्या चीजें हैं, यह चौथी पीढ़ी की उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है। इसमें उच्च तापमान वाले मोल्टन साल्ट यानी कि पिघले हुए नमक को शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास विश्व में सबसे अधिक थोरियम भंडार है। केरला और उड़ीसा के मोनोजाइट रेत में प्रचुर मात्रा में थोरियम पाया जाता है और इसमें लगभग 8 से लेकर के 10% तक थोरियम प्राप्त होता है। अब एक ही साथ बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए और सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि चाइना ने क्या किया है, एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है। तो चाइना ने जो है आपका सक्सेसफुली थोरियम को कन्वर्ट कर लिया है यूरेनियम में, ठीक है। और यूरेनियम आपको पता है कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ना, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यूरेनियम है ये थोरियम से बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा थोरियम की बात करते हैं, ठीक है। ये जो आपका प्लांट है, ये जो रिएक्टर है थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर, इसमें जो है आपका कूलेंट के रूप में यानी कि शीतलक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, आपका नमक, है ना, पिघला हुआ नमक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद में बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्टैटिक की है। अगर हम पूरे विश्व भर में थोरियम के भंडार पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा जो भंडार है वो बच्चे आपका इंडिया के पास में है, ठीक है। अब इंडिया में कहां पे है, तो इंडिया में जो है आपका केरला में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आता है, ठीक है। तो उड़ीसा भी आपको पता है ये भी आपका तटीय स्टेट है, कोस्टल स्टेट है, और केरला भी आपका कोस्टल स्टेट है। उड़ीसा का जो तट है वो बे ऑफ बंगाल से लगता है और केरला का जो तट है वो अरब सागर से लगता है, ठीक है। तो दोनों के पास में अपने अपने कोस्ट है। अब आपको पता है कि बीचेस पे जो है रेत होती है, कोस्ट पे जो है आपकी रेत होती है, ठीक है। तो केरला की रेत में और उड़ीसा की रेत में जो है आपका जो मोनोजाइट रेत है उसमें थोरियम की मात्रा है, ठीक है। तो जो मोनोजाइट रेत है उसमें कितना % थोरियम है, 8 से लेकर के 10% थोरियम है, ठीक है। याद रहेगा इतना कुछ। तो भारत का जो एक तरीके से कह सकते हैं भारत का जो स्थान है थोरियम में वो भी याद रखना है और चाइना ने जो काम किया है वो भी याद रखना है, ठीक है। ये बच्चे दोनों ही चीजें याद रखेंगे। अगला है बच्चे एक समिट, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताती हूँ। पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका समिट पढ़ेंगे। इसका नाम है बच्चे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है। शॉर्टकट में कहते हैं एपेक। क्या कहा जाता है इसे, एपेक कहा जाता है।
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुई है। यह 21 अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय मंच है। इसका उद्देश्य संतुलित, समावेशी, सतत और नवोन्मेषी विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में 21 कंट्रीज का ये एक ग्रुप है। अब इसका जो है, जैसे बाकी सारे संगठन होते हैं, इसका भी शिखर सम्मेलन हुआ है। तो इस बार यानी कि 2025 का जो शिखर सम्मेलन इसका हुआ है, ये है आपका बच्चे समिट ऑफ इकोनॉमिक लीडर्स ऑफ एपेक, ठीक है। एपेक के जो इकोनॉमिक लीडर्स है उनका समिट हुआ है। कहाँ पे? ये आपकी जगह है ग्योंजू, ठीक है। ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, कोरिया में बच्चे आपकी जगह है, ठीक है। थीम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि ये जो है आपका कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका कोरिया में, ठीक है। इतना याद रखना बच्चे। बाकी ये जो सम्मेलन है एपेक नेताओं के ग्योंजू घोषणा पत्र 2025 को अपनाने के साथ में संपन्न हुआ है। इसमें क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है, ठीक है। आया एक और न्यूज में एआई, आरआरबी के, अगर आप लोग बच्चे पीवाईक्यू एनालिसिस देख रहे हैं, है ना, तो इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो एपेक का ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में जो है आपका जिन भी देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, इस सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने एक घोषणा पत्र पे जो है आपका हस्ताक्षर किए, ठीक है। इस घोषणा पत्र को क्या कहा जा रहा है? इस घोषणा पत्र को कहा जा रहा है ग्योंजू घोषणा पत्र 2025, ठीक है। और ग्योंजू घोषणा पत्र में क्या है कि जितने भी कंट्रीज यहाँ पे मेंबर हैं उनको आपस में सहयोग करना है। कौन से क्षेत्र में सहयोग करना है? एआई के क्षेत्र में, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो ये थोड़ा सा आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा। ग्योंजू घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है डिजिटल, एक तो आपकी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। तो सब कंट्री जो है मिलकर के एआई से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। बाकी 2026 का भी याद रखेंगे। अभी 2025 का जो है आपका कोरिया में हुआ है, ठीक है, साउथ कोरिया में हुआ है। अगर हम देखेंगे 2026 का, तो 2026 का शिखर सम्मेलन जो है आपका ये होगा शेंझेन, ठीक है। शेंझेन किधर है? ये है आपका चाइना में, ठीक है। तो 2025 2026 दोनों को ही याद रखेंगे। और एपेक बचे, एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट न्यूज जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। देखिए इन्वायरमेंट की हम बहुत कम खबरें पढ़ते हैं, जब भी आती है तो लपेट लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट जो है आपका, इसमें न्यूज है कि भारत सरकार दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाने की योजना बना रहा है। अब ये पहली बार तो नहीं हो रहा है कि हमारे देश में किसी देश से चीते आ रहे हैं। सबसे पहले जब हमने प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया था तो हमने जो है नामीबिया से चीता मंगाए थे। उसके बाद वो चीता, उनमें से जो है बहुत कम यहाँ पे जो है सर्वाइव कर पाए। फिर जो है हमने साउथ अफ्रीका से चीते मंगाए, ठीक है। और अभी जो है 2025 में दोबारा से इस प्रोजेक्ट के तहत बोत्सवाना, ठीक है, यहाँ से चीते मंगाए जाएंगे। तो कंट्री का नाम बच्चे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1952 से लगभग विलुप्त हो चुकी है, हमारे देश में तो विलुप्त हो चुकी है। 1951-52 में लास्ट टाइम देखा गया था चीता, ठीक है। अभी जो हम अफ्रीका से मंगा करके इसको जो है दोबारा से यहाँ पे पुनर्वासित करने की योजना बना रहे हैं, एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश की जा रही है। तो बच्चे जब सबसे पहली बार ये आए थे, नामीबिया से आए थे, तो ये आए थे कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। जगह का नाम याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में है। सबसे पहली बार आए थे। विलुप्त हो चुकी इस प्रजाति को पुनर्जीवित करना, इन चीतों को बोत्सवाना में क्वारंटाइन में रखा जाएगा और फिर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जानवरों के स्थानांतरण की पहल है। इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ भी साझेदारी शामिल है, ठीक है। तो अभी तक जो बचे आपका रीलोकेशन है ना, ये बेसिकली क्या है आपका? ये है आपका रीलोकेशन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन। एक जगह से दूसरी जगह ना, रीलोकेशन मतलब कुछ और होता है। तो ट्रांसलोकेशन ये जो है आपका इतने बड़े जानवर का ट्रांसलोकेशन के किसी प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया भर में तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अभी तक जो है आपका नामीबिया, फिर आपका दक्षिण अफ्रीका और अब जो है आपका बोत्सवाना से चीते मंगाए जा रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसी से रिलेटेड आपकी एक और न्यूज है। अब आपको पता है बच्चे कि चीतों को, अगर चीता जो है आपका जानवर जो है, जैसे अफ्रीका में आपको देखने को मिल रहे हैं और कभी इंडिया में भी थे, है ना, हमारे जो है आपके एशियन कंट्रीज भी हैं जहाँ पर कि एशियन चीता हुआ करते थे। तो जो चीते की जो आपकी कह सकते हैं जो इसकी स्पीसीज है, इसको सर्वाइव करने के लिए, इसको रहने के लिए ना बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। और अफ्रीका में आपको पता है बड़े बड़े जो है आपके घास के मैदान है, वहां पे आराम से रहता है, ठीक है।
तो इसको जो है आपका अच्छे से जितनी भी रिक्वायर लैंड है या फिर जो रिक्वायर्ड जगह है उसको देने के लिए हमारे देश में भी जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ना, बाकी जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनकी जो लैंड है वो ऑक्यूपाई की जा रही है ना, क्यों पूरा का पूरा जो है आपका चीते के लिए उसे ऑक्यूपाई किया जा रहा है, उसके लिए सेफ किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चुना था, एक तरीके से उसको जो है तैयार किया था ताकि चीते को वहां पे जो है आपका पुनर्वास किया जाए। ठीक है, अब क्या है कि रिसेंटली कुछ और ऐसे जो है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं, नेशनल पार्क कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज सही शब्द होगा आपका, प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज भी जो है आपके चुने गए हैं जहां पर कि चीतों को रखा जाएगा। ठीक है, तो भारत में चीता के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख स्थल क्रम में निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले तो आपका कूना नेशनल पार्क है, हम लगातार 2 साल हो गए खबर पढ़ते हुए, है ना। तो कूना नेशनल पार्क है, अफ्रीकी चीतों की पहली अंतरमहाद्वीपीय ट्रांसलोकेशन सितंबर 2022 में जो हुई थी वो यहीं पे हुई थी, पहला। उसके बाद है आपका गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है, ये जो है आपका कूनो नेशनल पार्क में दूसरे के बाद दूसरा आवास स्थल है जहां के लिए अफ्रीकी देशों से 8 से 10 चीतों की नई खेप तैयार की जा रही है। ठीक है, उसके बाद बचे अभी रिसेंटली जो आपका न्यूज है वो है आपका नोरादोही। ठीक है, नोरादीही ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है नोरादीही, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे प्रथम समूह नामीबिया से लाने की योजना है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 चीतों के पुनर्वास के लिए जगहों को एक तरीके से जगह जो है आपकी चुनी गई है और तीनों ही आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्यों है आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है ना, वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीतों को अच्छी सी जगह मिल जाएगी। नहीं तो पिछली बार जो हमने यहाँ पे कूनों पे छोड़े थे वो जो है यूपी पहुंच गए थे, है ना, तो वो जो है बच्चे उनको जगह बहुत ज्यादा चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो जितने आए हैं पिछली बार की, तो जैसे हमने नामीबिया से मंगाए थे तो उनमें से तो एक ही बचा, बाकी सारे के सारे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो है अफ्रीका से मंगाए तो उसमें से जो है आपका 5-6 गए। ठीक है, फिर जो है आपके 5-6 वहां पे सर्वाइव कर गए हैं। ठीक है, अभी जो है बच्चे आपके आ रहे हैं बोत्सवाना से, तो फिर इनको देखते हैं किस तरीके से। एकदम तो नहीं हो पाएगा, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को जो है आपका सक्सेसफुल करने के लिए। सरकार तो बहुत कोशिशें कर रही है ना, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 2022 से जो है आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस कंट्री को भी देख लें हम, जहां से हमारे टाइगर नहीं भाई चीता, जहां से हमारे चीता आ रहे हैं, ये है बच्चे आपका बोत्सवाना। ठीक है, ये है आपका साउथ अफ्रीका, है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये अफ्रीका का नीचे वाला पार्ट है, यानी कि दक्षिण वाला क्षेत्र है। यहाँ पे आपकी कंट्री है बोत्सवाना। ठीक है, इसी का पड़ोसी देश है नामीबिया, पहले यहाँ से आए थे, और इसके नीचे जो है आपका साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ से आए थे। सबसे पहले यहाँ से आए, फिर जो है आपका यहाँ से आए, और अब जो है आपका यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका बोत्सवाना। ठीक है, गेबरेन इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ से जो है चीते मंगाए जा रहे हैं 2025 के लास्ट में, यानी कि अगले महीने दिसंबर में आएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की खबरों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके अलावा बच्चे आरआरबी जेईई के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8 बजे होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लासेस देखने का टाइम ना मिले लाइव तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके इधर आप लोगों को पीडीएफ दी जा रही है। ठीक है, तो आप जो है नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे निकलते हैं उसकी जो है पीडीएफ आपको दी जाती है। ठीक है, तो पीडीएफ से जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ये है हमारा टेक का नॉन टेक। ठीक है, ये बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है, वैसे आप में से बहुतों को पता है। तो ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो है जुड़ जाना है, और आपको जो है डेली की पीडीएफ जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, एनालिसिस वाली बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आज की खबरों को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।